राज्यसभा के सांसद और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के बारे में कहा है कि उन्हें देश हित में जल्दी ही शिकागो भेज देना चाहिए। स्वामी का कहना है कि बढ़ी हुई ब्याज दरों ने उद्योग धंधे चौपट कर दिए। राजन की आलोचना तो ठीक है, लेकिन अगर स्वामी जी की दूसरी बात ठीक है कि राजन के फैसले से उद्योग धंधे चौपट हो गए, तो वित्त मंत्री मुसीबत में आ सकते हैं कि उन्हें बताना पड़ेगा। वो तो यही कहते रहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ रही है। अब दो बातों में से तो एक ही बात सही हो सकती है, या तो उद्योग धंधे चौपट हो गए हो या फिर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो। राजनीति में डीएमके और एआईएडीएमके के वाले विज्ञापन की तरह हो गई है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो मेरी राय में हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं है और उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने जो देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है इस बहाना से कि मुद्रास्फीति को या इन्फ्लेशन को हम इससे रोकेंगे, इससे देश के साथ बड़ा नुकसान हुआ है। सारा इंडस्ट्री कोलैप्स हुई है और इस कारण से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। उसको जितना जल्दी छुट्टी करके वापस शिकागो भेज सकते हो तो भेजना चाहिए। अब स्वामी जी की बात पर वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना ही चाहिए कि अगर सारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो फिर हमारी जीडीपी कैसे बढ़ गई है। दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन राजन का मामला है तो अब राजन समझे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने 6 अगस्त 2013 को अपना पद संभाला था। आते ही उन्होंने 3 बार रेपो रेट बढ़ा दी। उसके बाद 5 बार घटाया भी है उन्होंने, और काफी बहस भी हुई कि घटाएं या ना घटाएं। इस वक्त रेपो रेट 6.50% है। जब उन्होंने ऑफिस संभाला था तब रेपो रेट 7.50%। यह बहस चलती रहती है कि राजन अगर रेपो रेट और कम कर देते तो बैंकों के पास कर्ज देने के लिए अधिक पैसे होते। लेकिन कुछ का कहना है कि बैंकों से कर्ज का उठान बहुत कम हो गया है, क्योंकि उद्योगों में क्षमता नहीं है, बाजार में मांग नहीं है। बैंक भी खुद संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी बहस बहुत लंबी है, इसलिए विस्तार से नहीं बता रहे हैं। हाल ही में रघुराम राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में अंधों में काना राजा कह दिया था। इस बयान की सरकार के कई मंत्रियों ने आलोचना भी की। बाद में राजन ने अफसोस भी प्रकट किया अपने इस बयान पर कि इस साल सितंबर में राजन का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनका कार्यकाल बढ़ेगा या कोई और आएगा, इसे लेकर खींचतान तो चलेगी। स्वामी वित्त मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को काला धन वापस लाने के लिए 6 सुझावों वाले पत्र लिखे थे। तब स्वामी ने कहा था कि जो रास्ता वित्त मंत्री ने अपनाया है, अरुण जेटली ने अपनाया है, उससे काला धन कभी वापस नहीं आ सकता। तब स्वामी ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें वित्त मंत्री बनाया जाए तो 6 महीने में महंगाई कम कर सकते हैं। बुधवार को वित्त मंत्री ने राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी की समझ की तारीफ की। कहा कि वे एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। I am conscious of the experience and wisdom of Dr. Swamy. He first became a member of this house in 1974. He's a well-known economist. I'll certainly consult him, but I must compliment the courage and conviction of Jairam Ramesh. समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसकी बात को कंफर्म कर रहा है और कौन किसकी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी पुष्टि कर रहा है या खंडन कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। राज्यसभा सांसद स्वामी को किसी प्रोत्साहन की जरूरत तो नहीं है, मगर हो सकता है कि वे वित्त मंत्री के इस तारीफ से बुलंद होकर राजन को शिकागो भेजने की बात कर बैठे हों। रघुराम राजन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर रह चुके हैं। केरल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जनजाति के शिशु मृत्यु दर की तुलना सोमालिया से कर दी। इस बयान की आलोचना हो रही है, मगर मुख्यमंत्री ओमन चांडी को लगता है कि इसे और तूल देने से उन्हें बिहार की तरह लाभ मिल सकता है डीएनए वाले बयान के कारण। ओमन चांडी ने प्रधानमंत्री पर अब केस करने की बात कही है। अब ये कुछ ज्यादा ही है, लेकिन आज की राजनीति में मुकदमेबाजी मैनिफेस्टो से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। So it is very painful to all the Malayalis all over the world. So we want to give the details of that incident. The entire thing is fabricated. नहीं, हम लोगों ने तो पहले भी ये बात कह दी है कि जहां तक सवाल है इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहीं से भी पूरे राज्य की तुलना नहीं की सोमालिया से। क्या होगा कहना मुश्किल है, मगर सोमालिया के बयान के बाद से केरल की राजनीति में केंद्र बनाम राज्य की धुरी बनने लगी है। प्रधानमंत्री के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अस्पताल से ही मोर्चा संभाल लिया। केरल में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि लीबिया में फंसे केरल के लोगों को वापस कौन लाया। गृह युद्ध से जूझ रहे लीबिया से 29 भारतीय गुरुवार सुबह सुरक्षित केरल लौट आए
और इसी के साथ केंद्र और केरल सरकार में इसका श्रेय लूटने की होड़ मच गई। Lakis are very much upset. They want to. हमने उनसे गुजारिश की है कि वो अपने पैसे पर वापस हिंदुस्तान आ जाएं। राज्य सरकार उन्हें सारा पैसा लौटा देगी। The state government will bear the expenses. केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने दावा किया कि 29 भारतीयों को वापस लाने के लिए पैसा केरल सरकार ने चुकाया। इसका जवाब सुषमा स्वराज ने दिया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार की है और जो गृह युद्ध से जूझ रहे इराक, लीबिया और यमन में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित केरल वापस ला चुकी है। इसके लिए पैसा किसने दिया? इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार रात अपनी चुनावी रैली में भी इस मुद्दे का जिक्र किया। भारतीयों को सुरक्षित लौटाने का श्रेय खुद लिया। सरकार केरल के सभी 6 परिवार और 3 सभी नागरिक, टोटल 29 लोग, उनको बचा लिया है। भारतीयों के सुरक्षित लौटने पर पैसे की बात हल्की लगती है। बड़ी बात यह है कि बच्चों सहित 6 परिवारों के 29 सदस्य सुरक्षित लौट आए। अब्राहम और उनकी पत्नी दोनों अस्पताल के नर्सिंग विभाग में हैं। वो अपने 2 साल के बेटे को लेकर पहली बार भारत लौटे हैं। जिस बिल्डिंग में वो रहते थे वहीं एक नर्स और उसके बच्चे की पिछले महीने बम धमाके में मौत हो गई। बचकर आए कई लोगों का कहना है कि दूतावास की मदद के बिना ही